नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आप प्रगतिशील शिक्षा, किंडरगार्टन पद्धति और विभिन्न आयोग जैसे हंटर आयोग आदि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यह सी-टेट, यूपी-टेट और सुपर-टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 19वीं सदी के अंत में। वर्तमान समय में यह विभिन्न रूपों में बनी हुई है। प्रगतिशील शिक्षा इस शब्द को 19वीं शताब्दी के पारस्परिक यूरोपीय अमेरिकी पाठ्यक्रम से अलग करने के लिए प्रयुक्त हुआ था। प्रगतिशील शिक्षा की जड़ें वर्तमान अनुभव में निहित हैं। अधिकांश प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो पहला है करके सीखने पर बल। तो हाथ के करके पूरा किए जाने वाले परियोजनाएं, अनुभवात्मक सीख। दूसरा है विषयगत इकाइयों पर केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम। अगला है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में उद्यमता का एकीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल। अगला पॉइंट समूह कार्य तथा सामाजिक कौशलों का विकास। अगला है रटाए ज्ञान के बजाय समझदारी एवं विकास को शिक्षा का लक्ष्य मानना। अगला है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण परियोजनाएं। नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र के लिए शिक्षा। अगला पॉइंट अत्यंत व्यक्तिगत शिक्षा जो प्रत्येक व्यक्ति के निजी लक्ष्यों के अनुरूप हों। अगला है दैनिक पाठ्यक्रम में सामुदायिक सेवा और सेवा की शिक्षा देने वाली परियोजनाओं को सम्मिलित करना। अब देखते हैं पुनर्बलन कौशल। तो पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना, जिससे छात्र अनुक्रिया कर सकें। इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं। पुनर्बलन कौशल द्वारा छात्रों के मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य करता है, जिससे वह अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकें। इसके द्वारा सकारात्मक सोच का भी विकास किया जाता है। अब देखते हैं पुनर्बलन के प्रकार। तो पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला है धनात्मक पुनर्बलन। तो इसके अंतर्गत इस प्रकार के पुनर्बलन के प्रयोग से छात्रों में सकारात्मक पक्ष के साथ उनसे अनुक्रिया करवाई जाती है। धनात्मक पुनर्बलन में छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिससे वह परिस्थिति दोबारा आने पर वह उचित अनुक्रिया दे सकें। दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन। तो इस प्रकार के पुनर्बलन में छात्रों की ऐसी अनुक्रिया को रोकने का प्रयास किया जाता है जो उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हानिकारक होती है। छात्रों का ऐसा व्यवहार जो उनके शिक्षण में उनको हानि पहुंचाने का कार्य करता है, उनको दूर करने के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। अगला है विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि पहला है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण शब्द का अर्थ है चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। इसमें हम समस्या को हल करने के लिए उसे सरल हिस्सों में तोड़ देते हैं। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। इस विधि में विद्यार्थी समस्या के हल के अंत से आरंभ करके समस्या के हल के आरंभ तक पहुंचता है। दूसरी विधि है संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि के अंतर्गत यह विधि विश्लेषण विधि के विपरीत है और इससे ज्ञात
ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। संश्लेषण का अर्थ है दो अलग खंडों को फिर से जोड़ना। यह विधि दिया हुआ से आरंभ होकर जो सिद्ध करना है उसकी तरफ बढ़ती है। दी हुई परिस्थितियों तथा तथ्यों को जोड़ना होता है और इस तरह जुड़े हुए तथ्यों से हमें वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ से अज्ञात जानकारी सही हो जाती है और निष्कर्ष निकल जाता है। अगला पॉइंट है विश्लेषण विधि न्याय शीर्षक या संप्रत्यय समझने में और उसको जोड़ने में काम आती है। जो हमने समझा है उसे याद करने में संश्लेषण विधि सहायक है। भले ही दोनों स्वतंत्र विधियां हैं, फिर भी दोनों मिलकर उपयोग करने में परिणाम प्रभावशाली रहते हैं। अगला है शैक्षिक प्रशासन। तो शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत पहला पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत बाह्य प्रशासन तथा आंतरिक प्रशासन का समान रूप से समावेश होता है। इसमें शिक्षा का बाह्य प्रशासन उस प्रभाव एवं आदेश की ओर संकेत करता है जो उच्च स्तर की शक्तियों अर्थात केंद्रीय एवं राज्य की सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। अगला है शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत बालक, शिक्षा प्रशासक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, समाज सुधारक एवं राष्ट्र कर्णधारों के विचारों एवं कार्यों में सामंजस्य व समन्वय स्थापित करना सम्मिलित होता है। अगला है शिक्षा प्रशासन का संबंध उपर्युक्त मानवीय तत्वों से ही नहीं बल्कि विद्यालय के भौतिक तत्वों जैसे विद्यालय भवन, शैक्षिक सामग्री, साज सज्जा, फर्नीचर आदि से भी होता है। इन तत्वों के अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, विधियाँ, सिद्धांतों, नियमों, सामुदायिक आवश्यकताओं आदि का समावेश होता है। अब देखते हैं प्रशासनिक तत्वों की संरचना निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। जैसे पहला है योजना बनाना, टू प्लान, यानी शैक्षिक प्रशासन की विस्तृत रूपरेखा निश्चित करना। दूसरा है नीति निर्धारण करना, यानी इसके अंतर्गत नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। तीसरा है समन्वय करना, यानी विभिन्न क्रियाओं को समन्वित करना। चौथा है कार्य रूप देना, यानी विभिन्न क्रियाओं को क्रियान्वित करना। अगला है अधिक उपलब्धि करना, यानी शैक्षिक क्षेत्रों में अधिक उपलब्धियां प्रदान करना। छठवां है नियंत्रण करना, यानी समस्त क्रियाओं को नियंत्रण करना। अगला है प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद जो है यह शब्द अंग्रेजी रूपांतरण प्रैग्मेनिज्म है। कुछ विज्ञान प्रैग्मेनिज्म की उत्पत्ति यूनानी भाषा प्रैग्मा से मानते हैं, जिसका अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। लेकिन कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति एक दूसरे यूनानी शब्द प्रोमेटिकोस से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रैक्टिकेबल, यानी व्यवहारिक। इस प्रकार प्रैग्मेटिज्म का अर्थ हुआ प्रैक्टिकबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता। अगला है प्रयोजनवाद से आशय इस सिद्धांत से है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य उसके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि इसके परिणाम संतोषजनक हैं तो वह सत्य है, अन्यथा असत्य। रास महोदय कहते हैं कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्धारण करता है और मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। अब देखते हैं प्रयोजनवाद के मुख्य दार्शनिक सिद्धांत। तो पहला है संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। संसार का निर्माण अनेक तत्वों से हुआ है। सत्य शाश्वत नहीं अपितु परिवर्तनशील है। केवल भौतिक संसार ही सत्य है और सामाजिक विकास का महत्व। अब देखते हैं पर्यवेक्षण। तो पर्यवेक्षण के अंतर्गत पहला है पर्यवेक्षण दो शब्दों परि और वेक्षण का योग है, जिसका अर्थ है देखरेख करना। अर्थात पर्यवेक्षण का अर्थ सिस्टर द्वारा
श्रेष्ठतरों द्वारा उनके अधीनस्थ कार्य की देखरेख करना। विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं इसके अंतर्गत, जैसे निगरानी, निर्देशन, मार्गदर्शन और निरीक्षण, तालमेल करना। हेनरी रेनिंग कहते हैं कि पर्यवेक्षण दूसरों के कामों का प्राधिकार के साथ निर्देशन भी है। टेरी व फ्रैंकलिन कहते हैं पर्यवेक्षण का अर्थ कर्मचारियों के प्रयासों और अन्य संसाधनों का मार्गदर्शन और निर्देशन करना ताकि वांछित कार्य परिणाम प्राप्त किया जा सके। जेडी मिलेट कहते हैं कि पर्यवेक्षण के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। पहला है एक एजेंसी व संगठक अंगों के बीच तालमेल बिठाना और दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि एजेंसी की प्रत्येक इकाई सौंपे गए काम को पूरा करती है। पर्यवेक्षण के चरण, तो पहला है एफएम मार्क्स के अनुसार पर्यवेक्षक के काम के 3 चरण या पहलू होते हैं। पहला है सारभूत या तकनीकी चरण, तो इसका संबंध किए जाने वाले काम से होता है, यानी एक पर्यवेक्षक को अपने काम की तकनीकों और पद्धतियों से परिचित होना चाहिए। दूसरा है संस्थागत या वास्तुपरक, तो इसका संबंध नीतियों और प्रक्रियाओं से होता है जिसके अनुसार ही काम होना चाहिए। अगला है व्यक्तिगत या मानवीय, तो इसका संबंध कर्मचारियों को संभालने से है, अर्थात नीति और प्रक्रियाओं की रूपरेखा के अंतर्गत कामों को पूरा करने के लिए समूह को प्रेरित करना होता है। अगला है पठन कौशल, तो इसके अंतर्गत लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है, जैसे पुस्तकों को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना आदि। दूसरा है संदर्भ भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ कुछ भिन्न होता है, जैसे भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त को पढ़कर समझना पठन कहा जाता है। पठन कौशल के प्रकार, तो पहला है सस्वर पाठन। सस्वर पाठन यानी स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। सस्वर पठन के माध्यम से आरोह अवरोह, बल, उतान, अंतान, गति, यति का भी अभ्यास हो जाता है। दूसरा है मौन पठन, तो मौन पठन के द्वारा हम गहराई से अर्थ ग्रहण करते हुए चिंतन, मनन एवं तर्क शक्ति का विकास करते हैं। दूसरा है अगला है गहन पठन, तो गहन पठन के अंतर्गत पाठक संपूर्ण अनुच्छेद या संपूर्ण पुस्तक को पढ़कर भाव, उद्देश्य तथा संदेश ग्रहण कर उसे आत्मसात करता है। अगला है व्यापक पठन, तो व्यापक पठन के अंतर्गत भाषा संबंधी विद्यार्थियों के पूर्ण विकास हेतु व्यापक पठन का अभ्यास नितांत आवश्यक है। व्यापक पठन के माध्यम से शब्दावली में वृद्धि होती है और ज्ञानार्जन अधिक करने की क्षमता का विकास होता है। अब देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो जीन पियाजे ने जिन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट भी कहता है, यानी जीन पियाजे ने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। उनके अनुसार यह अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जो लगभग 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे एनिज्म यानी जीववाद में विश्वास करते हैं। उन्हें निर्जीव चीज़ें भी सजीव लगती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि उसे किसी चीज़ से चोट लग जाए तो जब तक बच्चा उस चीज़ को मारते नहीं हैं तब तक उसको अच्छा नहीं लगता। वह सोचता है कि इस चीज़ की वजह से मुझे चोट लगी है, जो इसको भी मारना चाहिए। वह सोचता है कि वस्तु भी जीवित है। अगला है इस अवस्था में बच्चा ईगो सेंट्रिक अर्थात अहम केंद्रित होता है। वह खुद के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। जैसे चांद गोल है, उसकी बाल भी गोल है, तो उसकी बाल
ये चांद है। इस तरीके से टेढ़े मेढ़े लॉजिक लगाने लगता है। अगला है, एक बार में केवल एक ही चीज पर फोकस कर पाता है, परंतु चीजों को तोड़कर खोलकर पता करना चाहता है कि कोई चीज कैसे बनी है। इस कारण जीन पियाजे ने अन्य वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। अगला है जानवरों के बारे में। तो इसमें है पहला, गाय के आगे दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो इसके आगे चलते हैं। अगला है PWD अधिनियम 1945। तो इसमें पहला है PWD अधिनियम 1995 में बना था, जिसका कार्य है विकलांग व्यक्तियों की समस्या तथा उन्हें पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए था, जो 7 फरवरी 1996 से लागू कर दिया गया। PW अधिनियम 1995 के अंतर्गत विकलांग लोगों के लिए समान अवसर तथा राष्ट्र के निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी की बात कही गई है। अगला PWD एक्ट 1995 के अंतर्गत विकलांग बच्चों को 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। अब PWD अधिनियम 1995 की जो मुख्य पहल है, उसके अंतर्गत पहला है, इन बच्चों को आवश्यकताओं के अनुसार उचित परिवहन तथा विभिन्न प्रकार की बाधाओं को हटाना शामिल किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांगता के जो उत्तरदायी कारक हैं उनका पता लगाना है। अगला है, विकलांग लोगों के लिए सरकारी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों में 3% का आरक्षण दिया गया है, जबकि 1% आरक्षण विशेष विकलांग लोगों के लिए दिया गया है। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसमें पहला है, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो केंद्रीय सरकार का यह एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। तो यह राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का भी आयोजन करता है, जिसे उत्तीर्ण करने के आधार पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति होती है। अगला है, विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता एवं समानता बनाए रखने हेतु यह सरकार को उचित परामर्श देता है। परामर्श देने से पहले यह विश्वविद्यालय की निरीक्षण कर उचित स्रोतों एवं जानकारियों को एकत्रित करता है। अगला पॉइंट है, यह समय समय पर सामाजिक आवश्यकताओं का अध्ययन कर पाठ्यक्रम में संशोधन का कार्य भी करता है और बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए नवीन मूल्यांकन पद्धति को अपनाने का कार्य करता है। अगला है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग के अंतर्गत यह 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय इन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर इसी कमीशन के सदस्य थे। इन्हीं के नाम पर इसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। तो हंटर कमीशन की प्रमुख बातें जो हैं, इसमें है पहला, प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो। दूसरा है, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में हो। तीसरा है, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो। चौथा है, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। पांचवा है, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। छठा है, अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। सातवां है, देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न करके पूर्ववत चलने दिया जाए। और आठवां है, हंटर का मत था कि देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020। तो नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा
29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में पहला परिवर्तन है। यह नीति आंतरिक वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो नई शिक्षा नीति 2020 की जो प्रमुख बातें हैं, तो इसके अंतर्गत पहला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अगला है मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला है 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। अगला है देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक सकल नियामक की परिकल्पना की गई है। अगला है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना शुरू हुआ था। अब देखते हैं किंडरगार्टन यानी बालवाड़ी। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने हंगरी के बाहर प्री स्कूल शिक्षा का 28 जून 1840 को पहला संस्थान खोला। फ्रोबेल ने इस प्ले एंड इक्वलिटी इंस्टीट्यूट को नाम दिया किंडरगार्टन यानी बच्चों का बगीचा, जिसकी स्थापना उन्होंने 1837 ईस्वी में थुरिंजिया जर्मनी में बेड ब्लैंकबर्ग गांव में की थी। जर्मनी में प्री स्कूल शिक्षा के फ्रोबेल संस्थान को इतनी अधिक सफलता मिली कि इस प्रकार के संस्थानों के लिए किंडरगार्टन को एक सार्वभौमिक स्थान मिल गया, जिसके साथ यह प्रथा शेष यूरोप में और दुनिया भर में फैल गई। अगला पॉइंट है जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा प्री स्कूल को बताती है के अनुसार यह 6 और 7 साल से कम उम्र के बच्चों को पूर्व यानी प्री और आकस्मिक शिक्षण है। बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। अगला पॉइंट है अधिकांश देशों में बालवाड़ी यानी किंडरगार्टन प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की प्री स्कूल प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें बच्चे आमतौर पर 2 से 7 साल तक की उम्र के बीच के होते हैं और वह किंडरगार्टन जाते हैं। अगला पॉइंट है ब्रिटिश अंग्रेजी में नर्सरी या प्ले ग्रुप आम शब्द है जिसका उपयोग प्री स्कूल शिक्षा के लिए किया जाता है और किंडरगार्टन शब्द का उपयोग आमतौर पर बहुत कम किया जाता है। अगला है सी-टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला है बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। दूसरा है असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। अगला ट्राली। तो ट्राली यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। अगला है बल्लम। तो बल्लम जो है यह केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है जो आप चित्र में देख सकते हैं। अगला है शैक्षिक नवाचार। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत पहला है नवाचार। नवाचार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नवधन आचार। नव का अर्थ है नया और आचार का अर्थ है आचरण या परिवर्तन। दूसरा है नवाचार व परिवर्तन है
जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थ आदि में नवीनता का संचार करता है। नवाचार शब्द अंग्रेजी के इनोवेशन शब्द के इनोवेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। अगला पॉइंट है वार्नेट के अनुसार तो नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। अगला पॉइंट है शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य। तो शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य हैं, इसमें शिक्षा में नवाचार के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। दूसरा है बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो सके। तीसरा है छात्रों और शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। अगला है शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है, जिससे संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप से जाना जा सके। अब देखते हैं नवाचार के प्रकार। तो नवाचार के जो प्रकार है वह है पहला तकनीकी नवाचार। तो इसके अंदर अगला है उत्पाद और सेवा नवाचार। अगला रणनीति और संरचनात्मक नवाचार और लास्ट सांस्कृतिक अभिनव। तो इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के ये महत्वपूर्ण पॉइंट समाप्त होते हैं। थैंक यू।